इस वक्त हम सरोद वादक जरीन दारूवाला शर्मा के घर जा रहे हैं। मुंबई, जुलाई 2014। जरीन और उनके पति अशोक शर्मा गर्मजोशी से स्वागत के लिए तैयार हैं। अशोक शर्मा खुद एक कुशल सितार वादक हैं और वो संगीतकार जोड़ी हुसनलाल भगतराम में से भगतराम के सबसे छोटे बेटे हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में महिलाएं गायन के क्षेत्र में तो रही हैं, लेकिन वादन में उनकी संख्या बस उंगलियों पर गिनी जा सकने वाली है। पारसी होने के नाते हिंदुस्तानी घरानेदारी संगीत में उनकी राह कठिन रही है, लेकिन अपनी लगन से जरीन दारूवाला ने सबको अपना कायल बना लिया। जरीन दारूवाला शर्मा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से तो सम्मानित हैं ही, आज उनको फिल्मों में बजाते हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो आइए बातें करते हैं जरीन दारूवाला शर्मा के साथ। तौर पर आपसे ये हमको बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था और वहाँ से लेकर सरोद में कुशलता हासिल करने तक की एक स्केची कहानी क्या है? मेरा जन्म मुंबई में हुआ 1946 में, और 4 साल की जब मैं थी तो सबसे पहले मैंने हारमोनियम सीखा बजाना। फिर 6 साल की उम्र से गाना सीखा। फिर जब मैं 10 साल की थी तब से मैंने सरोद सीखना शुरू किया, और तब से बहुत रियाज़ किया, तालीम ली। मेरे गुरुओं का नाम है पंडित मनोहर चिमोटे, जिनसे हारमोनियम सीखा, पंडित पी मधुकर, जिनसे हारमोनियम सीखा, पंडित भीष्मदेव वेदी, जिनसे हारमोनियम सीखा, पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले, जिनसे गाना सीखा, पंडित वी.जी. जो सरोद सीखा। और सरोद की सही तालीम जब मैंने सरोद सारेगामा सीखना शुरू किया पंडित हरिपद घोष जी से, और फिर पंडित वी.जी. जो, डॉक्टर S.C.R. भट्ट और डॉक्टर S.N. रत्नजनकर जी से तालीम ली। और हाँ जी, और क्योंकि मैंने गाना 10 साल सीखा था, इसलिए मेरे बजाने में थोड़ी गायकी आपको ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये किस तरह के परिवार में आपका जन्म हुआ था और कैसे एक, क्योंकि सरोद में और सरोद ही क्या कहिए, गायकी को छोड़कर इंस्ट्रूमेंट्स में कम महिलाएं देखने को मिलती है। सरोद में तो बिल्कुल ही कम देखने को मिलती है। तो कैसा परिवार था जिसमें आपको इसके लिए प्रोत्साहन मिला? मैं पारसी फैमिली में बॉर्न हूँ। मेरे डैडी सोराबजी दिनशा जी दारूवाला, उनको आर्टिस्ट बनना था, पर मेरे ग्रैंडफादर पुराने ख्यालात के, उन्होंने बोला पारसी लोग ज़्यादा वेस्टर्नाइज होते हैं, बोले वेस्टर्न म्यूज़िक सीखो, वायलिन चाहिए तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की बात मत करो। तो डैडी को तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से लगाव था, तो नहीं सीखने दिया। मेरी मम्मी पियानो बजाती थी, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे नहीं, ऐसे ही। तो जब मैं 6 साल की थी तब मैंने पहला परफॉर्मेंस दिया सुर सिंगार संसद में, हारमोनियम का, सोलो का। उसी दिन रात को पंडित रविशंकर जी और उस्ताद अली अकबर खान साहब की डुएट थी सितार सरोद की। तो डैडी ने सोचा चलो इसको देखते हैं, कोई इनमें से 2 साज में से इसको कुछ पसंद आता है क्या। तो रात को बोले अभी ये आइटम सुनने का है। तो जब सुना तो डैडी ने पूछा ये दोनों में से तुमको कौन सा अच्छा लगता है, अगर तुमको सीखने के लिए कहे तो 6 साल की उम्र थी, सितार सरोद इतना मुझे मालूम तो नहीं था। मैंने कहा ये जो आ रहा है ना, इन सरोद ऐसा गोद में रहता है ना, अगर आपको सिखाना है तो मुझे ये सिखाइए। तो क्यों कहा? क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगा, उसका साउंड। खान साहब बहुत अच्छा लगा, खान साहब ने बजाया तो खान साहब बॉल हेडेड थे ना, अली अकबर खान साहब, तो हमारे पारसी में बॉल हेडेड को टालकी बोलते हैं। मैंने बोला टालकी वाला अंकल છે ને, ये जो वगैरह चाहिए मैंने सीखो, गुजराती में बोला। तो डैडी ने 2-3 बार कंफर्म किया, 2-3 बार मैंने वही बात की। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी से कहा कि कल उसने तो ये बोला, क्योंकि पंडित जी ने डैडी से कहा था कि अगर ये गायिका बनेगी
तो इसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं मुझे लगती है जितनी एक गायिका के लिए चाहिए। तो अच्छा है अगर वो कोई अच्छी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बन जाए तो ठीक है। तो डैडी ने सोचा था, पर बोले अभी बहुत छोटी है, 6 साल की है, उसको थोड़ा बड़ा होने दीजिए, फिर इसको सरोद देते हैं। तो 10 साल का जब मेरा बर्थडे आया, जब मुझे 10 साल लगा, तो डैडी ने सरोद ऑर्डर किया था। तो उस दिन से मुझे पंडित हरिपद घोष जी से बुला के तालीम शुरू की सरोद की। आप लोग कितने भाई बहन? नहीं, मैं अकेली। आप अकेले? जी तो फिर ये जो पंडित हरिपद घोष के साथ जी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, जी किस मकाम पर जाकर लगा कि अब स्वतंत्र रूप से जी। आप बजा सकेंगी और आपने बजाना शुरू कर जी दिया? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने मुझे तो एलिमेंट्री ट्रेनिंग दी कि सरोद का सही टेक्निक पकड़ना, कैसे बजाना, क्या करना। उसके बाद फिर मैंने पंडित वीजी जोग से तालीम ली। डॉक्टर SCR भट्ट साहब, उनके मेरे सभी गुरु ने मुझे बहुत अच्छी तालीम दी, पर जो तालीम मुझे डॉक्टर SCR भट्ट साहब ने दी ना, वो इतनी गहराई में उन्होंने दी कि मुझे एक इतना स्वतंत्र मुकाम पे उन्होंने पहुंचा दिया कि हिंदुस्तान का कितना भी कोई बड़ा कलाकार अगर मेरे सामने बैठे और मैं परफॉर्म करती हूँ, तो अमूमन आप सोचेंगे कि कोई बड़ा आर्टिस्ट बैठा है तो थोड़ा सा बजाने वाले को थोड़ा टेंशन होता है कि अरे इनके सामने मैं बजा रही हूँ। तो वो सब बात मुझ में नहीं थी। मुझे बहुत अच्छी तालीम दी, बहुत रियाज करवाया मुझे सब कुछ। तो अच्छी तालीम का यही असर होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो मैं करती हूँ वो ठीक है। और फिर मैंने देखा कि जितनी गहराई में सितार की चीज़ें बजती है उतना सरोद में नहीं बजता है। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल मैंने अपने गुरु से पूछा, तो ज़रा मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। तो मैंने अपना छोटा सा दिमाग लगाया। ऐसा करते करते मेरी उम्र 12, 13, 14 साल की हो गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे भी वो सब चीज़ें बजानी है जो सितार में बजती है। तो पंडित रविशंकर जी के रिकॉर्ड बजाने के, LP उन दिनों में CD वगैरह तो था नहीं, LP रिकॉर्ड थी, LP रिकॉर्ड बजाने की और सुनने का, बस यही करती रहती थी मैं। पंडित जी की सितार सुनती थी, रिकॉर्ड सुनती थी। मेरे घर में आपको 2 ही की रिकॉर्ड मिलती थी, डैडी सबकी लाते थे। मैंने डैडी को बोला सबकी मत लाइए, मुझे सिर्फ उस्ताद अली अकबर खान साहब और पंडित रविशंकर जी का ही बजाना अच्छा लगता है। तो ये करते 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 वो रिकॉर्ड सुनते सुनते इतना हो गया कि मुझे वर्ड टू वर्ड, एक एक नोट टू नोट मुझे बाय हार्ट हो गया था वो LP का। और थोड़ा मैं गाना सीखी थी 10 साल पंडित लक्ष्मण प्रसाद जी जयपुर वाले जी से, तो थोड़ी गायकी का अंदाज़ मुझे था। तो और मुझे मेरे बजाने में आपको थोड़ी गायकियाँ मिलेगी। और दूसरी एक बात मैं बोलूँगी कि कलाकार, क्लासिकल फिल्म बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में बजाने लगी 1964 से। तो फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे बहुत हेल्प किया। हेल्प इन अ सेंस कि वहाँ जो एक माहौल था जो बजाने का, संगीत का, मैं बहुत गहराई से सब कुछ देखती थी। तो आपके जितने भी क्लासिकल प्लेयर मेरे हिसाब से आप देखेंगे जो फिल्म में बजाते हैं, उनके बजाने में थोड़ा सा आपको अनोखापन लगेगा। वो दोनों चीज़ सिंक्रोनाइज अगर हो जाती है ना, तो आर्टिस्ट के बजाने में 4 चांद लग जाते हैं। और इंडस्ट्री में बजाना बहुत मुश्किल है, हर किसी के बस का नहीं है। आप 1 घंटा प्रोग्राम बजा लेंगे, आज मैंने सोचा कि मैं दरबारी बजाऊंगी, तो 1 घंटा बजा लिया, अच्छा बजा लिया, मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए बड़ी बात नहीं है, वो बजाने के लिए आपने 20 साल रियाज किया है पिछले ज़िंदगी के आपके, आप अच्छा ही बजाएंगे, कोशिश करेंगे। आप रिकॉर्डिंग में जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं क्या सुर है, क्या रेंज है, क्या अरेंजर ने पीस बनाया। उनकी एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर बहुत बढ़ जाती है कि अच्छी प्लेयर है, वो आई है, हमारा पीस अच्छा ही बजेगा। आपकी क्या कॉम्प्लिकेशन है, उससे उनको लेना देना नहीं है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि चाहे हमको कितनी भी कठिनाई का सामना करना पड़े, हमारी तरफ से हमको बहुत अच्छा योगदान देना है, इस पीस को जस्टिफाइड करना है। तो ये सब चीज़ें देखते कभी कभी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते, बोलना भी नहीं चाहिए, हमारा काम नहीं है। आपको क्यों बुलाया गया है कि वो आपको अच्छे प्लेयर समझते हैं, तो अच्छे प्लेयर समझने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके म्यूज़िक को अच्छा बजाओ। तो ये सब करते करते थोड़ा अनोखा अपना एक अंदाज़ बन जाता है। और मेरे हिसाब से कलाकार को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, फिल्म का हो, क्लासिकल का हो,
हमेशा उसकी अपनी नज़र सीखने पे रखनी चाहिए। उसको ये कभी नहीं एहसास होना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि अब मैंने मुकाम हासिल कर लिया, अब मुझे बहुत कुछ आता है, अब कुछ सीखने जैसी चीज़ नहीं है, ये नहीं सोच रहे। किसी भी कलाकार को सुनते हैं तो उसकी बुराई ना करते हुए अच्छाइयाँ क्या है ये देखने की और लेने की कोशिश करने की, उससे आपके संगीत में ही बहुत आपको मदद मिलती है। अब यहाँ आपको थोड़ा टोकूंगा जी। ये तो हुआ था आपका जो ग्राउंडिंग, जी क्लासिकल जी से शुरुआत जी करके जी एक तैयारी जिसे जी कहते हैं होते होते जी जी मेरा सवाल वही था जी कि जब ये हो गया हाँ जी। और अब आपको लगने लगा कि अब आपको थोड़ा सा अपेक्षाकृत स्वतंत्रता के साथ बजा सकती हैं हाँ। और आपने बजाना शुरू किया, हाँ। चाहे वो कॉन्सर्ट्स में बजाना हाँ, शुरू हाँ। किया, जी 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 इंडिपेंडेंट सिटिंग्स में जी बजाना शुरू जी किया, जी लेकिन अब आप अपने गुरुओं की छत्र छाया से जी थोड़ा सा स्वतंत्र जी होकर अब जी बजाने लगे जी और जी वो एक जी आत्मविश्वास भी है। जी। यहाँ से फिर फिल्मों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? वो एक चित्रलेखा बनी थी पिक्चर केदार शर्मा जी की, तो उसमें रोशन जी का म्यूज़िक था, 1964 की बात है। तो उसमें उनको टाइटल म्यूज़िक के लिए सितार सरोद की डुएट चाहिए थी, तो इमरत खान साहब उनके यहाँ बजाते थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई सरोद के लिए कौन कोई है? वो बोलते देखो ज़रीन है, पर मैं ये आपको दावे से कह नहीं सकता कि उनके पिताजी इजाज़त देंगे क्या फ़िल्म में बजाने के लिए। तो बोले आप पहचानते हो उनको? हाँ, क्लासिकल म्यूज़िक कॉन्फ्रेंसेस में अक्सर मुलाकात होती थी, डैडी और इनकी पहचान थी। तो बोले मैं तो जानते हो? बोले हाँ मैं इनके पिताजी को जानता हूँ, आप बोलो तो मैं जाके बात कर लेता हूँ। तो बोले चलो फिर आप जाओ। उन्होंने अपने असिस्टेंट को भी साथ में भेजा, तो आए, बोला ऐसा ऐसा है। तो हमारे पहले जहन में फ़िल्म इंडस्ट्री मतलब कोई इतना मतलब क्या करेंगे फ़िल्म में, ये एक दिमाग में था। तो डैडी बोले देखो बजा के, जाके एक बार अच्छा लगे तो बजाओ, नहीं अच्छा लगे तो नहीं बजाना, तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो शाम को उन्होंने एक रिहर्सल रखी, सिटिंग, आए रोशन जी बजाया, तो मुझे बोला थोड़ा बजाइए, बजाया मैंने। तो बोला ऐसा ऐसा है, छोटा सा टाइटल म्यूज़िक है, सितार सरोद बजाना है, क्या राग लेंगे? मैंने कहा मैं आपको 2-3 राग सुनाती हूँ, आप देखो आपको जो अच्छा लगता है आप बोलिए। तो उन्होंने सुना, हाँ हाँ बोले ये अच्छा है, अब ये दोनों का आप सेट कर लीजिए। बजाया दोनों ने। तो बोले कल सुबह महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड होगा। बोले ठीक है आप आ जाइए 9 साढ़े 9 तक। ठीक है, पहुंच गए वहाँ। तो उस वक्त कोई था नहीं, तबले पे अब्दुल करीम खान साहब थे, इमरत खान साहब, सितार मैं और एक तंबू तानपुरा, बस। वो रिकॉर्ड हो गया 11 साढ़े 11 तक, कुछ नहीं सुनाया सबको। उसी दिन दोपहर को 3 बजे से उसी पिक्चर का फिल्म बैकग्राउंड म्यूज़िक शुरू हो रहा था। तो रोशन जी को बहुत अच्छा लगा, रिकॉर्डिस्ट कौशिक बाबा थे, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो रोशन जी ने बोला अगर ये बैकग्राउंड में बजाएगी तो बहुत अच्छा होगा। तो मुझे बोला आज से हमारे ये पिक्चर का बैकग्राउंड म्यूज़िक शुरू हो रहा है, आप आइए 3 बजे। अब हम लोग क्लासिकल बजाने वाले, हमको बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या इसका कोई इतना नॉलेज नहीं सही मायने में। तो बोले पिक्चर चलेगी आपके सामने, आपको उसमें जब क्रॉस मार्क आएगा आपको बजाना है उसमें। मैंने कहा आप आइए तो सही, देखिए अच्छा लगा तो बजाइए, नहीं अच्छा लगा तो मत बजाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं। चलो ठीक है। हमारा भी बैंड्रा में घर था, बाजू में था। गए 11:30 बजे हम निकल गए, बोले आ ही जाइए 3 साढ़े 3 तक आ जाइए। हम 3 बजे पहुँचे तो पूरा महबूब स्टूडियो बहुत बड़ा, म्यूजिशियन से भरा पड़ा, ब्रास सेक्शन, वायलिन, वियोला, चेलो, डबल बेस, वहाँ ब्लोइंग सेक्शन, वहाँ प्लकिंग सेक्शन, वहाँ रिदम सेक्शन, मतलब बहुत मुश्किल से अरेंजर को खड़े रहने की जगह थी। इतना क्राउडेड था, इतने म्यूजिशियन थे बैकग्राउंड के। तो गए। उससे पहले क्या हुआ, रिहर्सल इनकी हो रही थी, उससे पहले उन्होंने सबको वो सुबह का टाइटल म्यूज़िक सुनाया था। तो सब बोले अच्छा ये कौन बजाया सोलो? तो बोले अभी आएगी लड़की है, पारसी लड़की है ज़रीन, उसने बजाया। बोले अच्छा अच्छा। तो सबको अच्छा लगा। जब मैं गई तो उन्होंने बोला देखो ये वही है जिन्होंने अभी आपको सुनाया ना, अच्छा लगा ना? सब ने, सब बोले अच्छा। पहला पीस हो गया, उनका चल रहा था। तो जब मैं महबूब स्टूडियो में पहले माले पे था तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाने की, तो जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो उन्होंने रिहर्सल चल रहा था, ब्रास का ज़बरदस्त बैंग दिया, ढाम करके जोरदार। मैं डर गई, नीचे आवाज़ आई। मैंने डैडी को बोला डैडी ये म्यूज़िक में हम क्या बजाएंगे? तो डैडी बोले पर
तुम चलो तो सही, तुम ऐसे। मैंने कहा देखो अभी किसी ने हमको आते हुए देखा नहीं है, अभी हम यहीं से चले जाते, हम नहीं जाएंगे, हाँ यहाँ कहाँ बजाएंगे हम लोग, तो क्या बजाने का। मैंने कहा तो बोले तुम चलो तो सही। उन्होंने क्या बोला, तुमको अच्छा लगे तो बजाओ, नहीं अच्छा लगे तो मत बजाओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। गए, चले गए। तो फिर उन्होंने बोला सबको ये ज़रीन है, ये है, बैठे। बोले अभी आप थोड़ी देर बैठिए, जब ये हो जाएगा तब नेक्स्ट पीस आपका आएगा। ठीक है। मैं सबको देख रही थी कैसे म्यूज़िक नोटेशन सामने रखा हुआ है, सब बजा रहे टाइमिंग से बिल्कुल सही। बहुत इम्प्रेस हो गई मैंने बोला इतना परफेक्शन इन लोग के बजाने में है, कोई आगे पीछे नहीं होता है। 1 2 बोला तो सब रिहर्सल साथ में टाइमिंग में सब जाते हैं, इतने लोग बजाते हैं। हम लोग तो 2 प्लेयर हो तो आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक से नहीं बजता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। हो गया वो रिकॉर्ड, पिक्चर चली, सब चेंज ओवर आते थे, ब्रास का, वायलिन सेक्शन का, ये ब्लोइंग का, ये वो सब देखती रही, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये पीस होते होते 5:15 5:30 हो गए। तो बोले अब आइए, अब आपका सितार और सरोद का एक पीस है। तो बिठाया, तो बोले, तो सब लोग ऐसे इकट्ठा हो गए जैसे कोई नई चीज़ होती है ना। अभी मेरी भाषा में बोले तो रानी बाग में कोई नया जानवर आता है तो कैसे सब लोग देखते हैं, ऐसे सब गहराई में क्या होगा, क्या बजाएगी, क्या नहीं। थोड़ी देर के लिए मुझे थोड़ा सा एम्बेरसिंग हो गया। फिर मैंने बोला नहीं, देखे तो सही क्या होता है। तो रोशन जी बोले देखिए छोटा सा पीस है, आप कोई ऐसा राग मुझे बताइए जो भैरवी और भैरव का मिश्रण हो। तो मैंने झट से बोल दिया बसंत मुखारी। तो उनको ये मेरा जो झट से बोलना है ना, ये बहुत अच्छा लगता था। रिहर्सल में भी वो उसी बात से इम्प्रेस हुए थे। तो सोच रहे बहुत जल्दी से ये बोल देती है सब चीज़। तो बोले चलो पहले पिक्चर चलाओ। पिक्चर चलाई तो क्रॉस मार्क आता है 1 2 3, 3 क्रॉस पे, 3rd क्रॉस पे हमको बजाने का। तो समझाया ऐसा करने का। बोले ठीक है, देखिए ये पीस अब आप बजाइए उसके साथ। ठीक है। वो फिर बजाया, 1 2 बार रिहर्सल हुई, तीसरे बार टेक ओके हो गया। तो रोशन जी को बहुत अच्छा ये लगा कि इसको इस फील्ड का कोई अनुभव नहीं था, क्लासिकल बजाने वाली है, पर फिर भी ये पहला पीस ये बहुत नोट करती थी। वो मुझे देखते रहते थे, मैं क्या पहला जो पीस चल रहा था उनका मैं क्या देखती रहती हूँ। तो उनको लगा ये लड़की बहुत ज़्यादा होशियार है, ये फिल्म में बजाएगी तो बहुत अच्छा होगा। तो किया, फिर एक हो गया, उसके बाद वो पीस हो गया, सबको बहुत अच्छा लगा। अब बोले थोड़ी देर बैठिए, अभी दूसरा जब पीस आएंगे तब आपको बोलेंगे। ठीक है। ऐसा करते करते 2 3 पीस उस दिन हो गए। उसके बाद रात हो गई, 10 बज गए, शिफ्ट ख़त्म हो गई। तो बोले अभी कल आइए, अभी ये चलेगा 6 7 दिन, आएंगे। हाँ मैं कहा आऊँगी। अच्छा लगा आपको? हाँ मैंने कहा अच्छा लगा। तो बोले आपको यहाँ क्या अच्छा लगा? रोशन जी ने मुझे पूछा। मैंने कहा बहुत परफेक्शन है सबके बजाने में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले अच्छा चलो, मुझे खुशी हुई कि आपको अच्छा लगा। बोले अभी आप रोज़ आइए 3 बजे। ठीक है, मैं गई। ऐसा करते करते फिर फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, अच्छा या बुरा, कोई भी चीज़ फैलती बहुत जल्दी है। अब हवा की तरह फैल गई। किसी को हमारा नाम नहीं मालूम, जरीन बोले पारसी लड़की, सब लोग ये बोलते थे पारसी लड़की। अच्छा, मेरे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन। अब मैं इंतज़ार में थी, बाकी लोगों का बुलावा आया और म्यूज़िक डायरेक्टरों का, मदन जी का, इसका। मैं सोचती थी, मैंने मम्मी को बोला शंकर जयकिशन का म्यूज़िक में मुझे बुला है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरे फेवरेट है। मम्मी बोले जब उनको ज़रूरत होगी तो वो तुमको बुलाएंगे, अच्छा तुम जल्दबाजी करोगी तो थोड़ी चलेगा। ठीक है, सबके यहाँ बजाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन जी, कल्याण जी, आनंद जी। उसके बाद में जाके शंकर जयकिशन जी का बुलावा आया। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि मेरे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन गए, बजाया, शंकर जी आए, देखा बहुत अच्छा है, बहुत तारीफ सुनी आपकी, अच्छा है अच्छा है। अब शंकर जी का क्या है, उनको थोड़ा सा क्लासिकल का थोड़ा नॉलेज होने के वजह से वो डांस म्यूज़िक वगैरह जब बनाते थे तो बड़े बड़े पीसेस सब लिखा पड़े, वहाँ सब नोटेशन में चलता है। सब म्यूज़िक के सामने आपका नोटेशन आपको आना बहुत ज़रूरी होता है। अब डांस म्यूज़िक शंकर जी का तो ये लंबे लंबे म्यूज़िक, इंट्रोडक्शन अलग, फर्स्ट म्यूज़िक, सेकंड म्यूज़िक, थर्ड म्यूज़िक। तो मैंने देखा कि ये जो सब पढ़ के बजाते हैं ये हमको आना चाहिए, ये सीखना चाहिए। मेरे डैडी को थोड़ा वेस्टर्न नोटेशन आता था, वो सीखे थे वायलिन। मैंने बोला आप थोड़ा सीखा है? डैडी बोले देखो जितना मुझे आता है वो कुछ तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री में काम में नहीं आएगा, तुमको कोई बहुत गुणी आदमी से सीखना पड़ेगा। मैंने कहा सीखेंगे, इनिशियली तो मुझे सिखाइए। तो मुझे नोटेशन मैंने फट करके सीख लिया, तो वो सीखने से मुझे और हेल्प मिल गई इंडस्ट्री में।
सबको लगा ये बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती, इसको बुलाया तो फटाफट। और वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में जिसका पिकअप जल्दी है ना, उसकी वैल्यू बहुत होती है। तो मेरा पिकअप बहुत फास्ट था, तो सबको अच्छा लगता था। तो फिर ऐसा सिलसिला चला। तो करीब शंकर जयकिशन का कौन सा गाना था? अब वो तो याद नहीं है मुझे उस वक्त पहला मैंने कौन सा बनाया, पर बाद में जितने भी थे सब बहुत सारे, अम्रपाली से लेके तमाम सन्यासी, सब बहुत बहुत, और बहुत, तीसरी कसम, मेरा नाम जोकर, और अनेक अनेक फिल्में बजाई उनकी। खास करके जब डांस म्यूज़िक होता था तो बहुत अच्छा लगता था। लंबे लंबे म्यूज़िक रहते थे, मुश्किल काम करते थे, अच्छा लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे मुश्किल काम करना बहुत अच्छा लगता है, शुरू से मेरी एक आदत है। फिर रविंद्र जैन जी के साथ बजाया, सौदागर का बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था। गाने तो मैंने नहीं बजाए, इन्होंने बजाया, मेरे हस्बैंड ने बजाया। तो सौदागर के लिए मुझे बैकग्राउंड के लिए बोला, तो पहचान करा ये जरीन है, ये दादा है, तो अच्छा लगा। तो रविंद्र जैन बहुत काबिल इंसान है। अमिताभ बच्चन? हाँ, अमिताभ बच्चन, नूतन वाली। तो बहुत काबिल इंसान है, मतलब उनको काफ़ी सीखे हुए हैं, उनको क्लासिकल का भी बहुत अच्छा नॉलेज है, फोक तो इनका ज़बरदस्त है। तो ऐसा बजाया तो उनको भी अच्छा लगा मेरा बजाना। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ उनके साथ बजाने का, तो चलता ही रहा। तो हमने सौदागर से उनके साथ बजाना शुरू किया, तो बहुत बहुत बजाया। एक बार एक रिकॉर्डिंग थी, तो गाना ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद सब पैकअप हो गए, तो अंदर से दादा, रविंद्र जैन को हम लोग दादा बोलते हैं, तो दादा ने बोला, जरीन जी आप मत पैकअप कीजिए, आपका थोड़ा एडलिप पोर्शन बाकी है, लेना है। एडलिप पोर्शन मतलब आलाप, जिसमें रिदम नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है। तो बाकी लोग सब बैठे थे, बोले इसको क्यों रोक के रखा, क्या इससे अलग बजवाने का है, थोड़ा एंथुसियाज्म होती है सबको। तो बैठे थे कुछ लोग। अभी क्या होता, वो मॉनिटर रूम से दादा के आना, वो खुद जो बोलेंगे वही बजाने का। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे कंपोज़र है। तो वो गा के जो बताते थे, तो हेडफोन में तो मुझे सुनने में आ रहा था, पर उन्होंने रिकॉर्डिंग रूम में भी स्पीकर ऑन रखा था, तो बाकी जो लोग बैठे थे वो भी सुन रहे थे अंदर से दादा क्या गा रहे हैं। तो बजा गाया, अच्छा टेक करते हैं। मैंने कहा ठीक है, जैसा बोला ऐसा मैंने बजाया। जो सुन रहे थे उनको लगा कमाल है, सुना और फट करके बजा लिया। अच्छा था। दादा बोले ख़त्म होने, एक और लेंगे। मैंने कहा अच्छा, अब ज़रा रुकिए, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब जो पहली बार बोला वो दूसरे बार अलग था। ऐसा उन्होंने 16 बार मेरे से बजवाया, और 16 बार अलग अलग, जो पहले था वो अलग, दूसरे में नहीं, दूसरा था तीसरे में नहीं, ऐसा करके 16 बार मेरे से बजवाया। जो बैठे थे लोग परेशान हो गए, ये हर बार सही बजाती है, फिर क्यों ओके नहीं किया उन्होंने। तो 16 बार जब बजाया तो बोला अच्छा ठीक है, ओके पैकअप, ठीक है, हो गया। तो कुछ लोग आए मेरे पास, बोले आप इरिटेट नहीं हो गए। मैंने कहा नहीं, क्यों, आप पहले से ही बहुत सही बजाती थी, 16 बार आपसे बजवाया, तो आपको ऐसा लगा नहीं, गुस्सा नहीं आया कि क्यों इतना बजवाते। मैंने कहा नहीं, आप ये एंगल में देखते, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे 16 बार अलग अलग चीज़ सीखने को मिली, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बोलते हैं आप ये नज़र से देखते हैं जब बजाते हैं, तो हाँ, मैंने कहा मैं ये नज़र से देखती हूँ, मुझे सीखने को मिलता है, अच्छी अच्छी बातें, जो छोटी छोटी नज़ाकत की बातें होती है वो इतना आसानी से दादा बोलते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, मुझे तो फ़ायदा ही हुआ उससे, चलो अच्छा है। ऐसा करते करते फिर दादा को भी यह पता चल जाता था कि कोई भी मुश्किल काम करे तो पहले हम दोनों का नाम ज़रूर लेते थे, कि उनको मालूम है फिर ये लोग आएंगे तो हमारे पीस सही हो जाएगा। ऐसा करके हमने बहुत बजाया। ऐसे ही पंचम जी के यहाँ भी, आर डी बर्मन जी के यहाँ भी, आर डी बर्मन जी उस्ताद अली अकबर खान साहब के पास सरोद सीखे हैं, तो उनको सरोद का थोड़ा ज्ञान था, तो उनको भी ऐसा था, बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते थे। उनके साथ भी हम दोनों ही 95% दोनों ने ही बजाया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे पंचम जी का गाना है और हमको दादा के पहले मैसेज आया है, तो जिसका पहला मैसेज आएगा वहीं जाएंगे ना, तो वो गाने में फिर हम नहीं जा सकते थे। ऐसा कभी कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाता था। अब हम आपसे कुछ 4-5 नाम आपके सामने लेते हैं जी। उनसे जुड़ी हुई कुछ स्मृतियाँ हो आपके मन में तो हमें बताइए। जी। एंथनी गॉन्सल्वेस, चिप चॉकलेट, क्रिस पैरी, सेबेस्टियन डिसूजा, दत्ता राम, कावस लॉर्ड, इन नामों को ध्यान में रखते हुए हम म्यूजिक डायरेक्टर्स का नाम नहीं ले रहे, हाँ, हम उन म्यूजिशियंस का और अरेंजर्स का नाम ले रहे हैं, जिनमें से किसी की स्मृति आपके मन में हो तो हमें बताइए। मैंने सिर्फ
सेबेस्टियन जी के साथ काम किया और बाकियों के साथ मुझे मौका नहीं मिला बजाने का, क्यों उस दौर में शायद कोई उस वो जब थे उस वक्त मैं 64 से पहले वो थे या क्या इतना मुझे याद नहीं, पर बाकी लोगों के साथ मैंने नहीं बजाया, मतलब मुझे मौका नहीं मिला, मैंने सिर्फ सेबेस्टियन जी के साथ बजाया। सेबेस्टियन जी की क्या स्मृति है? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे अरेंजर, इतने शांत, और उनकी ये खूबी थी कि इंडियन मेलोडी को वो क्रिश्चियन होके जो ऐसा सिंक्रोनाइज करके लाते थे उनके अरेंजमेंट में कि मन खुश हो जाता था। बहुत शांत स्वभाव के, कभी किसी से साथ गुस्सा नहीं करने का, और सरलता से सब समझा देते थे कि ये ऐसा पीस है, ऐसा पीस। ऑफ कोर्स फिर जब म्यूज़िक डायरेक्टर आते थे तो वो तो अपने अंदाज में बताते ही थे कि भाई ये पीस को ऐसा बजाना था। फिर ये हो जाता था कि उनको हमारे पे इतना भरोसा हो जाता था कि आउटलाइन दे देते थे। अब उनको मालूम है कि इनके हाथ में ये पीस आया तो ये सजा के तो बजाने ही वाले हैं, तो ज़्यादा मतलब कुछ उनको भी तकलीफ़ नहीं होती थी, हमको भी तकलीफ़ नहीं होती थी। पर मैं आपको एक बात बोलूँ, खयाम साहब के बारे में मैं आपको एक बात बताऊंगी। खयाम साहब के यहाँ ऐसा नहीं होता था, उन्होंने जो बोला वही आपको बजाना है। आप वहाँ एक भी अपना नोट अपनी तरफ से नहीं बजा सकते, और वो इतना खूबसूरत पीस बनाते थे कि आपको कुछ अपनी तरफ से योगदान देने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती थी। और म्यूज़िक डायरेक्टर में खयाम साहब के बारे में जो इतने सालों में मेरा तजुर्बा है, ये बोलूँगी, इतना ज़बरदस्त गुरु भक्त मैंने नहीं देखा। मेरे ससुर जी पंडित भगत राम जी उनके शिष्य हैं, तो हमेशा वो अपने गुरु का नाम देते थे, हमेशा इतना अदब से और इतना मतलब भक्ति से कि मैं हैरान हो जाती थी कि कितने गुरु भक्त हैं। तो ये और उमराव जान के जितने गाने हैं सब हम दोनों ने बजाए हैं, और उनके बहुत काम करने का हमको मौका मिला। बहुत बहुत सुरीला काम करते थे। ऐसा नहीं, कभी कभी आप खयाम साहब को अगर ये बोलो कि इसको थोड़ा सा ऐसा बजाऊं क्या अपने अंदाज में, तो वो कभी कभी ऐसा नहीं कि नहीं आपकी बात को कैंसिल करते थे, ऐसा नहीं, अच्छा अच्छा कीजिए। पर वो जब समझाते थे ना तो इतना खूबसूरत अंदाज में बोलते थे पीस को कि आपके फिर ऐसा लगता था इतना अच्छा है, अभी इससे और क्या आप सजाएंगे उसको। तो बहुत अच्छा, हमारी फिल्मी कैरियर में हमको बहुत अच्छा तजुर्बा मिला है। और मैं आपको एक बोलूँगी, आपने सेबेस्टियन जी के बारे में पूछा, और एक ज़बरदस्त जिस अरेंजर का तो कोई जवाब ही नहीं है, वो है मास्टर सोनी। आपने सुना होगा उनका नाम, जो मदन जी का अरेंजमेंट करते थे। ऐसा अरेंजर मेरे ख्याल से सदियों में कभी पैदा होता है। मैं तो ये कहती थी माता सरस्वती ने उनके सर पे हाथ रखा था। बहुत ब्लाइंड थे वो, और वो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक करते थे इतना लाजवाब, आप सोच नहीं सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हम देख के नहीं कर सकते, वो कैसे कर सकते। तो वो मुझे कई बार बहुत, वो भी मतलब इनमें एक आदत थी कि भाई अच्छा आर्टिस्ट है, इतना मुश्किल पीस बनाएंगे, इतना मुश्किल कि आपको बजाना मुश्किल हो जाता था। कई म्यूजिशियन बोलते हैं भाई मदन जी का मैसेज आता था मतलब मास्टर सोनी का अरेंजर, अब उनको रात भर टेंशन, कल क्या पीस बना होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक उन्होंने पीस बनाया तो मुझे बोला जरीन तुम्हारा ये पीस है जी। मैंने कहा, तो मैंने बिना ज़रा सोचे, थोड़ी गलती मेरे से हो गई, मैंने बोला मास्टर जी ये मीन तो नहीं आएगी जो आप बोल रहे हैं, अच्छा नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं आएगी, तो बोले पंचम के तार पे बजाओ आ जाएगी। तो मुझे बहुत शर्म आई, मैंने कहा मैं प्लेयर होके ये चीज़ मुझे समझनी चाहिए थी, वो मुझे सिखा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं कहाँ देखूँ, शर्म से मैं एकदम पानी पानी हो गई। बोले कोई बात नहीं, होता है कोई बात नहीं। तो मतलब वो ब्लाइंड होके एक बार फेमस में बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज करते थे, तो वो ऐसे बैठे थे हारमोनियम लेके, मैं ऐसे सरोद लेके बैठी थी, तो मैंने नायलॉन की साड़ी पहनी थी, मेरी साड़ी उनको टच भी नहीं हुई है, वो सिगरेट पीते थे। तो बेलो बजाते बजाते उन्होंने ऐसा ऐश को निकाला सिगरेट का, तो काफ़ी दूर था, फिर भी मुझे ऐसा लगा कहीं नायलॉन पकड़ लेता है फट करके, तो खाली से ऐसा मैंने साड़ी को ऐसा किया। अब उनको कुछ, उन दिनों में बजाने के टाइम में इतनी बैंगल्स भी नहीं पहनती हूँ, तो कुछ आवाज़ नहीं आई, कुछ नहीं। तो झट से मुझे पूछा, अरे तुम्हारी नायलॉन की साड़ी है, जली क्या?
मैं हैरान हो गई, इतना कैसे उनको समझता है, ना उनको कुछ टच हुआ कुछ नहीं। तो बहुत जीनियस। एक बार रिश्ते नाते पिक्चर का बैकग्राउंड हो रहा था मास्टर जी का, तो मुझे बताया ये जगह में तुमको बजाना है। मैंने कहा ठीक है, चलो अभी टेक करेंगे। बता लिया क्या बजाना है। मैंने कहा ठीक है कीजिए। 1 2 3rd मार्क पे हमको बजाना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं देख के 3rd मार्क मिस कर गई, नहीं शुरू कर पाई। उन्होंने मुझे 3rd मार्क पे साइन दिया, तुमको स्टार्ट करना है करके। ब्लाइंड, मैं देख के मिस कर गई 3rd, उन्होंने मुझे 3rd मार्क पे साइन दिया। पूरा म्यूज़िक हॉल भरा हुआ था फेमस का। मुझे तो ऐसा हुआ कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। मैं सिर्फ इतना ही बोली, मास्टर जी सॉरी। अरे नहीं नहीं, सॉरी बोलने की क्या बात है, चलो फिर से वंस अगेन, चलो फिर से। तो ये सब जो गलतियां होती है ना फिल्म इंडस्ट्री में, ये परफेक्शन हम देखते हैं इतने बड़े बड़े अरेंजरों के साथ, तो फिर हमको लगता है कि ये हमारी थोड़ी केयरलेसनेस थी। मैं इतने अलर्ट नहीं थी, नहीं तो ये मेरे से कैसे मिस हो गया। देख के मैंने नहीं शुरू किया, उन्होंने ब्लाइंड होके मुझे साइन दिया। तो मास्टर सोनिक के साथ मैं ये बोलूँगी, मैं बहुत भाग्यशाली थी कि इतने बड़े अरेंजर के साथ मुझे बजाने का मौका मिला। ये जो मास्टर सोनिक हैं जी, यही बाद में सोनिक ओमी के साथ हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ, फिर उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर की जोड़ी बनी जी, वही वही वही। तो कुछ उनके अरेंज की हुई फिल्मों के नाम अगर हमारे लिए लीजिए, मदन मोहन जी के साथ जो कुछ फिल्मों के नाम, मदन जी के तो 2-3 ही के नाम दे दीजिए। मैं तो देखिए, मदन जी के तो मेरा साया, हकीकत और हीर रांझा, और जितने भी मदन जी के पुराने गाने हैं। फिर एक था जिसमें वाइब्रोफोन का सोलो था, वो नीला आकाश, धर्मेंद्र, और नाम में पिक्चर का नाम भूल गई। कोई गाना? गाने तो सभी लाजवाब, किस गाने की बात करूं। मास्टर जी का अरेंजमेंट तो मतलब कितने गाने, मदन जी के सभी गाने तो मास्टर जी के थे जितने भी है ना। तो देखिए, एक अरेंजमेंट और गाना ऐसा इनका सिंक्रोनाइज हुआ है दोनों का कि 4 चांद लग गए हैं। आप देखिए मास्टर जी का ब्रास सेक्शन, हकीकत का आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुनिए। आज भी ये हालत है, कई बार वो पिक्चर हमने देखी, अगर टीवी में आज भी हकीकत आती है, हम सब अपना काम भूल जाते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मैं पिक्चर देखती हूँ। मतलब क्या बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। मेरा साया का देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक क्या है, कितना ज़बरदस्त उनका ऑर्केस्ट्रेशन, उनका अरेंजमेंट, उनका ब्रास सेक्शन कितना अलग है, माय गॉड। और सितार सरोद का जो पीस बनाते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे वो प्लेयर है सितार सरोद के। इतना सही, उनको इतना रेंज का नॉलेज था, कौन से रेंज में ये पीस अच्छा बजेगा, सरोद के लिए कौन सा रेंज अच्छा है, सितार के लिए कौन सा रेंज अच्छा है, ये नॉलेज सबको नहीं होता है। मतलब मास्टर जी के यहाँ बजाना डर नहीं है, मैं बोलती हूँ डर शब्द उनके लिए योग्य नहीं है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपसे आखिरी 2 सवाल जी। एक तो ये कि इस इंस्ट्रूमेंट बजाने के काम में जी महिलाएं आपके देखते हुए कितनी रहीं, जब से आपने शुरू किया से लेकर अब तक? जब जी, जब मैंने शुरू किया था तब तो एक ही थी, श्रीमती शरण रानी जी। वो पहली महिला है जिन्होंने सरोद बजाया। उसके बाद फिर अनेक महिलाएं आई अभी तक, पर पहली वो ही थी। ये तो हो गई सरोद। जी, हम फिल्म की बात करें। फिल्म में नहीं, सरोद में नहीं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट नहीं, महिला है तो मैंने बोला ना, वही पियानो। इस बात को दोहराइए। हाँ, लुसीला जी थी पियानो में, और ब्रिजिट करवालो जी पियानो में, और एक वायलिन बजाती थी जो की नीस थी वो, बस। बाकी तो मैंने महिलाओं में और मैं थी बस। अब आप हमको अपने यानी सरोद आपका हमें किन 4-5 गानों में सुनने को, आप सैकड़ों गानों में सुनने जी को जी मिलता जी होगा, बैकग्राउंड जी स्कोर में जी मिलता जी होगा, जी जी लेकिन हमारे देखने वालों को जी जी थोड़ा सा एक वो पता जी। अंदाजा लगे। एक तो एक तलाश, SD बर्मन जी की पिक्चर थी तलाश, उसमें मन्ना डे जी का गाना था, उसमें सोलो था। फिर वो क्या गाना? वो उसका शब्द
उसके बोल में पेपर है, ऑन द पेपर है। हाँ हाँ, मेरे नैना टाइटल सॉन्ग था शायद। तेरे नैना हाँ तलाश हाँ करे हाँ हाँ, जिसे। वो मन्ना डे जी का वो। अच्छा, और फिर मजबूर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, क्या गाना? देखो उसके बोल। किशोर कुमार जी का वो गाना है, हाँ, देख सकता नहीं मैं तुझे रोते हुए। अच्छा, वो फिर खिलौना में था, हाँ हाँ, वो कौन सा गाना? वो रफ़ी साहब का था। हाँ, गाना याद कीजिए। खिलौना जानकर, अच्छा, वो रफ़ी साहब का गाना हाँ, था। और सुने ना पिक्चर में दादा का, मतलब रविंद्र जैन जी का, मेघा ओ मेघा, हेमलता जी का गाया हुआ। बहुत अच्छे अच्छे पीसेस बनाए थे उसमें बजाने के लिए, आर.डी. बहुत बर्मन के अच्छा। साथ। आर.डी. बर्मन के साथ महबूबा का पिक्चर गाना, लता जी का गाया हुआ। क्या है, हाँ, मेरे नैना सावन भादो, वो। और बहुत सारे हैं, पर ये बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छे उसमें पीसेस बनाए हैं। और ये सब करते हुए फिल्मों के लिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, एक रिहर्सल से दूसरी रिकॉर्डिंग, ये सब करते हुए जो आपको पैसे मिल रहे थे वो कितने थे? शुरू जब किया होगा तब और अभी? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में क्या कहीं भी आप बजाएंगे तो पैसे तो आपको मिलेंगे, पर पैसे के अलावा आपकी नज़र सीखने पे रखिए, कितना कुछ सीखने को मिलता है। शंकर जयकिशन के यहाँ जाएंगे, उनका अलग अंदाज। ओपी नैयर के यहाँ जाएंगे, उनका अलग अंदाज। रविंद्र जैन जी के यहाँ जाएंगे, उनका अलग अंदाज। पैसे से भी ज़्यादा ये जो आपको सीखने को मिलता है, अगर आपकी नज़र है सीखने की तो सबकी होती है, ऐसा मैं नहीं मानती। वो बेमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। मतलब कुल मिलाकर जो भी पैसे मिले, बेशक आप आज़ाद हैं कि आप हमें बताएं या ना बताएं, हाँ। लेकिन जिंदगी खुश गुजरी। क्यों, क्या उसमें बुराई है? हमारे तो फैमिली जो है वो तो वेरी वेल टू डू है। ये तो मेरी एम्बिशियस थी, क्योंकि डैडी को सीखने को नहीं मिला, तो डैडी ने जब देखा कि इसके अंदर थोड़ा संगीत का कुछ लगाव है, तो उन्होंने बोला अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो मेरे पिताजी ने रोका, मेरी बेटी को तो कोई नहीं रोकेगा, तो इसको तो मैं आर्टिस्ट बना के ही रहूँगा। तो वो तो फ्रॉम फैमिली बैकग्राउंड तो वेरी वेल टू डू, तो मैं बजाती कमाती नहीं कमाती कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। पैसे से ज़्यादा मैं सीखने को जो मिला वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं जब भी जाती हूँ, आज भी मैं किसी भी कलाकार को सुनती हूँ प्रोग्राम में या कहीं भी, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ वो कैसे बजाता है, कैसे गाता है, क्या सीखने वाली चीज़ है, वो ले लो। वो आप नज़र रखोगे तो आपको अपने संगीत में बहुत स्कोप और मिल जाता है बजाने का। बिल्कुल। आखिरी और सवाल एक जी जी। खुद अपने ही बजाए हुए सरोद को फिल्मी गानों में सुनने का मौका या शौक कभी हो पाता है कि चलो हमने 20 साल पहले जो बजाया था फला गाने में, ज़रा उसको दोबारा सुन? नहीं, उसको सुन के क्या करेंगे, एक बात है, तो टीवी में जब आता है तो आप सुनते ही हैं और आपको मालूम ही है कि वो गाने में आपने क्या बजाया, तो उसमें दोबारा सुनने की क्या बात है। मतलब आपके पास है तो आप सुनिए, आपको अच्छा ही लगता है, गाना अच्छा लगता है, ऑब्वियसली वो गाने के बाद जब आपका म्यूज़िक आता है तो आपका म्यूज़िक आप सुनते ही हैं। दूसरी चीज़ आपने कहा कि महबूब स्टूडियो में जब आप पहली बार जी उधर जी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और आपको एक ढम की आवाज़, बैंक दिया, ब्रास का सॉलिड बैंक था, बैंग जो हाँ, सुनाई बहुत दिया। ज़बरदस्त। तो और फिर आपने अंदर जाके देखा कि वो एक ह्यूज ऑर्केस्ट्रा। जी जी। कितनी संख्या में लोग रहे होंगे अंदाजा, अगर आप बहुत ज़्यादा, 100, बहुत। 200, 400? नहीं, इतना तो आ नहीं सकते ना, फिर भी मुझे इतना कहिए कितना? कम से कम 100 के अंदर तो जरूर होंगे, जरूर 100 के होंगे। अंदर। ये बात उस वक्त तो आपके लिए वो चौंकाने वाली बात हाँ। थी। लेकिन धीरे धीरे आपने फिल्म म्यूजिक की रिक्वायरमेंट समझी जी। और उसका जो अंत में जो कुछ बनकर सामने मतलब चीज़ आ रही है जी उसको जी देखा। जी। और तब आपका मन भी कहने लगा कि हाँ, इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा भले हो, लेकिन आखिर में जो चीज़ निकलती हो तो कितनी अच्छी निकली। यही तो आपको पता चला। क्या
आखिर में जो सब कुछ बनकर निकला, रिकॉर्ड होकर जब आपको सुनाया गया, फिल्म में गया, तो बहुत अच्छी चीज निकली। बेशक वो बड़ा था तो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे करके आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि बड़े ऑर्केस्ट्रा की भी जरूरत होती है। नहीं, हमेशा बड़ा ही ऑर्केस्ट्रा होता है ऐसा नहीं है। कई बार 4 म्यूजिशियन भी होते हैं गाने में, कई बार 15 भी होते हैं, कई बार 20 भी होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार 80, 75, 70, 90 म्यूजिशियन हो, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से काम होगा ना। और जब बड़ा ऑर्केस्ट्रा होगा तो वो किस रिक्वायरमेंट को मीट करेगा, मतलब कौन सी ऐसी जरूरत होगी, सिचुएशन को, सुनिए, हाँ जी, कौन सी ऐसी जरूरत होगी कि जो कौन सा ऐसा ध्वनि प्रभाव होगा जो 5 वायलिनों से तो निकल सकता है, लेकिन एक वायलिन से नहीं निकल सकता, या उदाहरण के लिए 15 की जरूरत क्या है, 5 की तो वो काम कर सकते हैं। तो क्यों इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा बनाया? वो इसलिए बनाया जाता है कि पहली बात तो ये, जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ कि उन लोग एक साथ बजाते हैं। अगर आप हमारे इंडियन म्यूजिशियन को एक साथ बजाने को बोलो तो ज़रा मुश्किल हो जाता है, हम लोग को वो आदत नहीं है। यहाँ 50 वायलिन एक साथ बजाएंगे, 50 वायलिन ज़रा भी आगे पीछे नहीं होते हैं, तो 50 वायलिन जब एक साथ बजाते उस वक्त जो उसका साउंड आता है वो 1 या 2 बजाने से तो नहीं आ सकता ना। और फिर वो पिक्चर का सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, सब कुछ होता है। उनकी तो टेक्निक ही अलग है, उनकी सिम्फनी भी देखिए आप, तो कैसे 100-100, 150-150 वायलिन रहते हैं, एक साथ सबका बो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, एक ने किसी का ऊपर गया, किसी का नीचे आया, ये सब चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ देखने की होती है, परफेक्शन कितनी होती है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि मुझे हमेशा अच्छा लगता है, ये देखो 50 वायलिन एक साथ बजाते हैं, पर हम 2 आर्टिस्ट एक साथ नहीं बजा सकते। एक मींड बजाने को बोलेंगे तो दूसरे की मींड और हमारे मींड में थोड़ी फ़र्क रहता ही है। तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है जो मुझे अच्छी लगती है। मैं ये नहीं बोलती कि मैं सही हूँ, मुझे अच्छी लगती है। वेस्टर्न म्यूजिक, हाँ जी, वेस्टर्न म्यूजिक ना, वेस्टर्न म्यूज़िक हो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी जो चल रहा है ऑर्केस्ट्रेशन, वो भी बहुत लाजवाब है। उस दौर का, मैंने कहा ना, हम बहुत बहुत भाग्यवान थे, हमको बहुत अच्छे अरेंजरों के साथ काम करने का, बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला, तमाम म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ। एक बार एक रिकॉर्डिंग थी ओपी नैयर जी की, तो इतना उनके अंदर परफेक्शन था, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। 9 बजे रिकॉर्डिंग का टाइम, 9:45, पौने 10 बजे हम लोग स्टूडियो से बाहर, 45 मिनट में 1 टेक ओके। वो सेफ्टी वेफ्टी लेते नहीं थे, एक गाना ओके हो गया, ख़त्म, पैकअप। जब 45 मिनट में सब बाहर निकले तो सब एक दूसरे को पूछते थे, गाना हो गया, हाँ, इतना जल्दी, हाँ। इनका रिकॉर्ड था सबसे फास्टेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन, 1.5 घंटे से ऊपर कभी इनका रिकॉर्डिंग टाइम जाता ही नहीं था। इतना उन लोगों में, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस था अपने काम के ऊपर, परफेक्शन था, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको कॉन्फिडेंस है तो आप बहुत कुछ करते हैं, अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो फिर आप हमेशा सोचेंगे और एक ले लो, और एक ले लो, ऐसा करते करते बहुत समय निकल जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
इस मुलाकात के 6 महीने बाद यानी 20 दिसंबर 2014 को जरीन दारूवाला शर्मा का देहांत हो गया।